हाँ नवीन, yes, I even got to know about this कि students are demanding my notes in various telegram groups, right? बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो ओके। सो टुडे विल बी द लास्ट क्लास, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। ओके, देर इज जस्ट वन कॉन्सेप्ट लेफ्ट एज अ होल, मतलब बहुत बड़ा अगर कॉन्सेप्ट कोई मैं बोलूँ तो दैट इज वन कॉन्सेप्ट विच इज़ लेफ्ट। बाकी सब तो फितू फितू सही लुल्लू से टॉपिक है, वो तो सब अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको माइंड मैपिंग करा दूंगी एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मैट्रिक्स है बेटा, चाहे आपने ज़िंदगी में कहीं भी कुछ भी कोई भी कंटेंट पढ़ा, आपने बीकॉम पढ़ा है, आपने 11th 12th पढ़ा है, आपने एमकॉम पढ़ा है, आपने कुछ भी पढ़ा हो, बट जो टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हो ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा एज ऑफ नाउ, जो बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं। एंड ये जो टॉपिक है बेटा, ये पूरा अमेंडेड टॉपिक है, पूरा अमेंडेड टॉपिक है, यानी कि पूरा नया टॉपिक है ये, ठीक है। और ये टॉपिक जो है मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने कम से कम नहीं तो 60 बार, 60 बार, माइंड माय वर्ड्स, 60 बार यूट्यूब पे सर्च किया कि जब ये नया टॉपिक है तो बच्चा सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करेगा, तो क्या यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट है जो कि इस नए टॉपिक के लिए बच्चा रेफर कर ले। तो मुझे ले दे के 2 3 वीडियोस मिली, और उसके बाद की सारी वीडियोस तो इंग्लिश में ही थी। एंड अगर हिंदी की बात करें, 2 3 वीडियोस थी, और उसमें से भी ऐसी वीडियोस जो कि मुझे रेलेवेंट नहीं लगी, या फिर जो मुझे खुद को समझ में नहीं आई, मुझे खुद को नहीं आई भाई। जो बात सच है वो सच है। तो मैं आपको आपके लिए लेके आई हूँ, मेहनत करके, अपनी मेहनत करके इस नए टॉपिक को आसान तरीके से करवाने के लिए। तो आज का हमारी क्लास जो होगी ये फुल फ्लेज नए टॉपिक के ऊपर होगी, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको उसको क्लास में समझा दूँ बहुत अच्छी तरीके से, इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। तो आज आप मेरे साथ में बिल्कुल मेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है। मैं ट्राई करूंगी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ओके डन, एवरीवन थम्स अप। चलो ओके। Absolutely right, Pranav. I always say whenever you're growing, whenever you're shining, you have your lovers as well as your haters, right? And that is the nishani of having the growth, that you have haters as well as the lovers. And I'm loving my lovers. मुझे वो पसंद है जो मुझे पसंद करता है, और मुझे उससे हेट है जो मुझे हेट करता है, सिंपल। गुड इवनिंग जितेंद्र। जितेंद्र हैज़ बीन वन ऑफ द स्टूडेंट जो कि हमेशा मेरे को सपोर्ट करता है वेन एवर यू नो समवन इज कमिंग टू मी ऑन माई माइंड। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। तो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ आउट करती हूँ, साथ साथ में लर्निंग भी करते रहेंगे। डन, शुरू करें। वेरी गुड मूड, अच्छे मूड में हो, करें शुरू। अब सुनना मेरी बात। आपको पता है ना कि आपके सिलेबस में, यानी कि न्यू सिलेबस में सीए फाइनल्स की अगर मैं बात करूं, न्यू सिलेबस में अगर सीए फाइनल की मैं बात करूं, तो क्या आपको पता है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू वी हैव, कितने सब्जेक्ट्स हैं सीए फाइनल में? राइट, सो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, सेकंड ग्रुप है हमारे पास। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से पेपर हैं? एनीवन, बी क्विक। ठीक है, डन। एंड इन ग्रुप 2? केस बेस्ड पेपर है ना। चलो, अच्छा, आप कोई और बता सकता है कि ऐसे कौन से पेपर हैं जो अभी नहीं दिख रहे, पहले थे? वेरी गुड। यहाँ पर लॉ वो हुआ करता था, और यहाँ पर SCMPE ये हुआ करता था, है ना। अभी क्या हुआ इन दोनों के साथ?
यस, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो टॉपिक पहले एससीएमपी में हुआ करता था। एससीएमपी से पहले इस सब्जेक्ट को बोलते थे कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग में हुआ करता था। फिर उसके बाद ये एससीएमपी में आया। एससीएमपी से भी फिर उसको रिमूव कर दिया गया और आज की डेट में अभी ये सीए इंटर के सिलेबस में आया है और सीए इंटर के नए वाले सिलेबस में, जो कि आज आप पढ़ने के लिए जाओगे, राइट। तो अभी इस चीज को समझो कि दैट इज द पार्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सम टॉपिक्स आर देयर जो कि हमारे सीए फाइनल के लेवल के थे, जो कि सीए इंटर पे आए हैं। एंड दिस टॉपिक विच टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इज अमंग्स दोज टॉपिक जिनको कि सीए फाइनल का बच्चा पढ़ता था और आज सीए इंटर का बच्चा पढ़ेगा। बात समझ आई? ओके, चलो। तो अब समझे टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है। देखो हमारे को क्या करना है ना, हमारे को तो एनालिसिस करना है। किस चीज का एनालिसिस करना है? एनवायरमेंट का एनालिसिस करना है। एनवायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट, राइट। हम एनालिसिस क्यों करते हैं? हम एनालिसिस इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे को कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है, राइट। तो अब समझना मेरी बात ध्यान से, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर लेके जा रही हूं। अब मैं बिल्कुल अराउंड की बात नहीं करूंगी, ऑन टू द टॉपिक, ऑन टू द टॉपिक। बेटा एक आदमी था, अब ये माइकल पोर्टर नहीं था, ठीक है। एक आदमी था बट ये माइकल पोर्टर नहीं था। क्यों माइकल पोर्टर क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो सीए फाइनल के लेवल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सीए फाइनल पे खाली माइकल पोर्टर नहीं है, दूसरे लोग भी होते हैं, ठीक है। इस बंदे का नाम था बेटा, अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो इस बंदे का नाम था अब्रुए एल मेंडले। मेंडले बोलो, मेंडलो बोलो, ये इसका नाम था। बड़ा ही अजीबोगरीब नाम, ऑफ कोर्स नॉट एन इंडियन। इस बंदे ने इस बंदे ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इस बंदे ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेंडले मैट्रिक्स। क्या नाम है? मेंडले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या दर्शाने की कोशिश करी? मैट्रिक्स जो होता है बेटा, उसका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग करने का। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें क्या लेने होते हैं? डिसीजन लेने होते हैं। तो एक एक और मैट्रिक्स आया जो को किसके लिए था? डिसीजन मेकिंग के लिए था। एंड वो मैट्रिक्स किसने दिया? किसने दिया मेरे साथ बोलेंगे? उब्रे एल मेंडलियर। उब्रे एल मेंडलियर। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस बंदे ने मैट्रिक्स दिया और इस मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ा? मेंडलियर मैट्रिक्स। क्या नाम पड़ा? मेंडलियर मैट्रिक्स। डन। और ये मैट्रिक्स किसके लिए था? डिसीजन मेकिंग करने के लिए था। अब मैं बिल्कुल इसको ऐसे लो लेवल पे, लो मतलब क्या, बिल्कुल ऐसा लेमैन लैंग्वेज में आपको ये मैट्रिक्स समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मेरी बात समझेंगे। जब एक लड़की शादी करके जाती है किसी दूसरे के घर में, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग की बात होती है कि वो किसको कितनी प्राथमिकता दे, किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे, या फिर जो उसका रिश्ता है, उसके जो जिससे उसने रिश्ता किया है, उसके रिश्ते पर कौन कौन लोग इन्फ्लुएंस डालते हैं और कितना डालते हैं, और उसको अपने सास से कितना प्यार करना चाहिए, उसको अपनी ननद से कितना प्यार करना चाहिए, उसको अपने पति से कितना प्यार करना चाहिए। ये एक डिसीजन लेने की बात है। तो वो डिसीजन ले सकती है विद दिस मैट्रिक्स। आपकी अगर मैं बात करूं, मेरी इस बैच में बहुत ज़्यादा बॉयज़ हैं, तो शायद आप लोग इस टॉपिक से कनेक्ट ना कर पाए। मैं बॉयज़ के रेस्पेक्ट में बात करती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कोई डिसीजन लेना है, और मैं आपसे कहूँ बेटा सुनना, शर्मा जी का लड़का, वो जो मोहल्ले में रहता है ना, शर्मा जी का लड़का जो कहाँ रहता है? मोहल्ले में रहता है, जो मोहल्ले में रहता है, और बार बार
जब भी आप कोई अपने स्कोर्स लेकर आते हो, हमेशा आपको उससे कंपेयर किया जाता है। पर आप एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो कि भाई मेरे को उससे फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो तब आपका काम में आता है मेंडलियम मैट्रिक्स। तो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस वी डू, and with the help of this matrix we can have the decision making about the thing about what about the thing, कि जितने भी हमारे लोग हैं जिनसे कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनसे कि हम इम्पैक्ट रहते हैं, या जिनका की पावर हमें इम्पैक्ट डालता है, उन लोग को हमें कहाँ प्लेस करना है, और अकॉर्डिंगली हम उनको कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको अभी इतना समझाया। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूँ डायरेक्टली ऑन टू द टॉपिक। समझना मेरी बात ध्यान से। टॉपिक ये कहता है कि देखो हमारे एंटिटी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं शेयर होल्डर्स और एक होते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या आप लोग मुझे इसका बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? मुझे तो डिफरेंस नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के? Shareholders are the owners. Okay, fine. And stakeholders? Who are stakeholders? समझो, ये आप लोग रटते हो ना, ये इसी का नतीजा है। यू नो, स्टेक का मतलब क्या होता है? स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। कि आपका क्या इंटरेस्ट है। से फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की बात करती हूँ। आपको पता है कि एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आपने रट रखा है कि हाँ स्टेक होल्डर है। रटा हुआ है ना आपने, क्योंकि हाँ पढ़ा है, 4 बारी पढ़ लिया तो रट गया वो। पर एम्प्लॉय स्टेक होल्डर क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय का कंपनी में इंटरेस्ट है। क्या है? कंपनी में इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? कंपनी आगे बढ़ेगी तो इसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बात समझ में आई? और सप्लायर है, सप्लायर है, ये कंपनी, क्या ये स्टेक होल्डर है? आंसर करो, क्या ये स्टेक होल्डर है? क्यों है ये स्टेक होल्डर? बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है। बात समझ आई? स्टेक का मतलब ये होता है। मैं कह रही हूँ मेरी कंपनी में भाई लेबर काम कर रही है, मेरी कंपनी में लेबर काम कर रही है, क्या मेरी कंपनी की लेबर भी स्टेक होल्डर है? क्यों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, right? So the main point to be understood is कि who are stakeholders and who are shareholders? Share, जिसका कंपनी में हिस्सा है, दोज आर शेयर होल्डर्स। जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है, दोज आर स्टेक होल्डर्स। अब बात समझ में आई? अगर कोई बंदा मेरे को मेरा प्रिंटिंग वाला बंदा है, मेरे को बुक सप्लाई कर रहा है, मेरे को कोई, मान लो मेरे को नोट पैड सप्लाई कर रहा है, मेरे को कॉपी सप्लाई कर रहा है, मैं बच्चों को वो कॉपियां दे रही हूँ, तो क्या वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया? नहीं, मेरी कंपनी में हिस्सेदारी थोड़ी हो गई उसकी। बट क्या उसको मेरी कंपनी में इंटरेस्ट है, मेरी कंपनी से लेना देना है? हाँ, तो वो क्या बन गया? कंपनी का स्टेक होल्डर बन गया। ठीक है, तो मुझे बताओ, स्टेक होल्डर की बात समझ में आती है कि स्टेक होल्डर कौन है? यस और नो? चलो क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप मुझे बताना कि स्टेक होल्डर है, नहीं है, और अगर है तो क्यों है, मतलब रीजन चाहिए होगा मेरे को, रटने वाली बात नहीं रखेंगे। चलो मुझे बताओ, कंपनी का सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं? यस और नो? बताओ। करेक्ट। एंड वी मैनेज
राइट। अच्छा बताओ, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, ये है। अगर आज अमूल कंपनी बंद हो जाए, बताओ, अगर आज का अमूल कंपनी बंद हो जाए, अब दूध नहीं मिलेगा उसका। बिल्कुल इम्पैक्ट, मैं आपको बताती हूँ जैसे क्या नाम है, ये मैकडोनल्ड्स। मुझे मैकडोनल्ड्स का आलू रैप बहुत पसंद था। मतलब आई एम नॉट अ पनीर फॉन्ड पर्सन, आई एम काइंड ऑफ आलू पर्सन। ठीक है, मुझे आलू रैप बहुत पसंद था। मैकडोनल्ड्स ने आलू रैप डिसकंटिन्यू कर दिया। मुझे फर्क पड़ा क्योंकि मैं वहां जाके ना बर्गर नहीं खाती थी, मैं रैप खाती थी, मुझे फर्क पड़ा। आई वॉज हैविंग इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स। फिर क्या हुआ, मैंने शिफ्ट मारी बर्गर किंग पे। बर्गर किंग भी रैप दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, बर्गर किंग ने भी आलू रैप बंद कर दिया। तो क्या मेरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? फिर उसके बाद और बताती हूँ, मैंने लोकल एक वेंडर ढूंढा बिकॉज मुझे आलू रैप बहुत पसंद है। फिर मैंने लोकल वेंडर से आलू रैप खरीदना और खाना चालू करा। फिर उसकी दुकान नहीं चली, फिर उसने दुकान ही बंद कर दी। क्या मुझे फर्क नहीं पड़ा? क्या आज मेरा मन आलू रैप खाने का नहीं करता? करता है। तो क्या कंज्यूमर को, मैं पता है जब मुझे उस बंदे ने बताया ना मैम मेरी सेल इतनी नहीं हो रही है, ठीक है, और मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, आई गेस सेकेंड लास्ट डे था उसका जब उसने डिसीजन मेक किया। मैंने उसको लिटरली बोला, मैं टेंशन मत ले, तो ऐसी बात है मैं अपने सारे बच्चों को मैसेज दिलवा दूंगी, है ना, जितने आसपास बच्चे रहते होंगे सब तुझसे खाएंगे रैप, पर तू दुकान मत बंद कर, मेरे को तेरी दुकान का खाना है आलू रैप भाई, खाना है। तो क्या कंज्यूमर को कंपनी, अगर मैं एंड मोमेंट पे तुम्हारे एग्जाम आ रहे हो और मैं एसएम क्लासेस बंद कर दूं, क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा? है? तो क्या तुम स्टेक होल्डर हो एसएम क्लासेस के? यस, यू आर द स्टेक होल्डर्स, डेफिनेटली यू आर द स्टेक होल्डर। फॉर अ प्लेटफॉर्म नाउ इट इज यूट्यूब, इससे आप बहुत अच्छा समझोगे। यूट्यूब, यूट्यूब पे व्यूज का पैसा मिलता है ना, मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे किसका पैसा मिलता है? व्यू का। व्यू कौन करेगा? कस्टमर्स। मेरे लिए वो कस्टमर्स हुए ना, अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो मेरा चैनल नहीं चलेगा, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, और कस्टमर को भी तो कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आर दे हैविंग स्टेक इन माय कंपनी? यस, दे आर हैविंग स्टेक इन माय कंपनी। एंड स्टेक मींस, तो क्या कंज्यूमर्स भी होते हैं? यस और नो? ओके, तो अगर मान लो मैं चली जाती हूँ, एसएम क्लासेस बंद कर देती हूँ, जैसे मैं आपके लिए हैंडमेड नोट्स लेकर आई हूँ, अब यहाँ तो इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहा है, तो क्या आप लोग उसको मिस नहीं करोगे उस चीज को? करोगे। जब बच्चा सीए इंटर का फाइनल में पहुंचता है तो वो सोचता है कि काश ऐसे सब्जेक्ट के मुझे मिलता है। तो दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट इज ना, सो यू आर द स्टेक होल्डर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो छोटे से छोटा इंसान लिया, बड़े से बड़ा इंसान लिया, राइट। तो देखो अभी हमने क्या समझा, स्टेक होल्डर्स कौन होते। बिल्कुल सही कह रहा है प्रणव, जाने नहीं देंगे तुझे, बिल्कुल सही बात। तो देखो बेटा, तो ये जो बंदा था ना मेंडलियो, मेंडलियो ने पता है क्या बोला, देखो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स है ना, इन स्टेक होल्डर्स को ना पहले प्लेस करो, प्लेस करो। मैंने कहा प्लेस करो मतलब, कहते हैं जैसे एक लड़की होती है, वो जब ससुराल जाती है तो वो प्लेस करती है, जैसे अच्छा तो ये ससुर जी है, ओ इनके पास अच्छा खासा पावर है, डिसीजन मेकिंग तो इनकी ही चलती है, लड़के की इतनी नहीं चलती है, डिसीजन मेकिंग इनकी चलती। ओके, ऑन दी अदर हैंड ननंद है, की शादी हो चुकी है, वो बाहर की इंसान है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी थोड़ी चलती है, थोड़ी थोड़ी चलती है। समझ रहे हो? मतलब आपको प्लेसमेंट डालना पड़ेगा। प्लेसमेंट किस बेसिस पर डालोगे आप? दो बेसिस पर आप प्लेसमेंट डालोगे। तो प्लेसमेंट डालोगे किसकी? किसकी प्लेसमेंट है ये बेटा? स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स की, कि आप में कौन कौन इंटरेस्टेड है, उसकी उसकी आप प्लेसमेंट कर रहे हो। तो प्लेसमेंट दो तरीके से आप प्लेस करोगे। पहला होगा पावर, पावर
यानी कि कितना उनके पास अथॉरिटी है, हाउ मच अथॉरिटी दैट पर्सन इज हैविंग। एंड सेकंड इज द इंटरेस्ट, सेकंड इज द इंटरेस्ट, सेकंड इज द इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो प्रत्युष को, एग्जाम्पल, प्रत्युष को ट्रिप पे जाना है, एक घूमी घूमी करने के लिए जाना है, ठीक है। अब प्रत्युष को किससे पूछना पड़ेगा, प्रत्युष बताओ अथॉरिटी किसके पास है तुम्हें ट्रिप पे भेजने की, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात, पेरेंट्स के पास। तो पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ मॉम एंड डैड, राइट। बट नाउ अब इसका कोई सिबलिंग भी है प्रत्युष, तुम्हारे भाई बहन कोई है, छोटा बड़ा कौन, बराबर भाई बहन, भाई, ओके। तो मुझे बताओ भाई के पास, अगर भाई की मैं बात करूं तो प्रत्युष की ट्रिप पे जाने के लिए भाई के पास अथॉरिटी तो नहीं है कि वो उसको भेजे या नहीं भेजे, बट इंटरेस्ट तो पूरा रखता है वो, हाँ, कि प्रत्युष जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट तो पूरा है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, तो हमारे को उनको प्लेस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर एज वेल एज देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट, है ना। गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। अगर प्रत्युष ट्रिप पे जा रहा है, अब प्रत्युष की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, क्या प्रत्युष की गर्लफ्रेंड के पास अथॉरिटी है उसे ट्रिप पे भेजने की? छोड़ो, प्रत्युष की गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो हम इस एग्जाम्पल को ले नहीं सकते, हम आगे चलते हैं। चलो ओके, तो इतनी बात समझ आई कि हम दो बेसिस पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दो बेसिस पे, बताओ। हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्लेसमेंट का बेटा टेक्निकल जो नाम देते हैं, इस टेक्निकल इसको बोलते हैं बेटा स्टेक होल्डर्स, क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स मैपिंग, मैपिंग। जैसे बचपन में इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे अगर मैं तुमको बोलूं बेटा इस पे उत्तराखंड लोकेट करके बताओ, तो मैप पे लोकेट करते हैं ना, यहाँ पर है उत्तराखंड, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये है, करते थे। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को मैप पे दिखा रहे हैं कि ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, उनको क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स मैपिंग। तो पहले मुझे बताओ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जल्दी से बताओ, स्टेक होल्डर्स कौन हुए? ओके, एंड स्टेक होल्डर्स मैपिंग क्या हुई? राइट, अच्छा, ओके। अब जो लोग कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो लोग कंपनी में स्टेक लेके बैठे हुए हैं, जिन लोग की कंपनी में पावर है, सब कुछ है, मैं उसको प्लेस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने कहा इधर मैं इंटरेस्ट रखूंगी और इधर मैं क्या रखूंगी, पावर। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स बना दूं तो मेरे लिए और भी बढ़िया, मैंने मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। मैं इंटरेस्ट को ऊपर लिख देती हूँ, ओके। अब देखो पावर क्या हो सकती है, ज्यादा या कम, और इंटरेस्ट भी क्या हो सकता है, कम या ज्यादा, ठीक है। चलो मुझे बताओ, मुझे कौन बताएगा, मुझे अमन बताएगा। अमन मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी अथॉरिटी भी खूब ज्यादा और जिसका इंटरेस्ट भी खूब ज्यादा, तो वो तुम्हारी जिंदगी में कम इंपॉर्टेंस रखता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनके पास पावर भी हाई है और जिनका इंटरेस्ट भी हाई है, उनको मैं क्या बोलूंगी, मेरे की प्लेयर्स हैं। ये कौन है, मेरे की प्लेयर्स हैं। कौन है ये, मेरे की प्लेयर्स हैं, बताओ हाँ कि ना। और ऑन दी कॉन्ट्ररी, ऑन दी कॉन्ट्ररी अब मैं पूछूंगी प्रणव से, प्रणव मेरी कंपनी में ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट भी लो है
उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा ज्यादा, चल ठीक है दूसरे का, मैम नहीं पढ़ा रही किसी और से पढ़ लेंगे हमें क्या। और जिनका पावर भी लो है, यानी कि उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है, क्या वो हमारे लिए की प्लेयर्स है या हमारे लिए वो लीस्ट प्लेयर्स है ना, लीस्ट प्लेयर्स हैं, यानी कि मेरी प्रायोरिटी में उनका नंबर क्या है, लो प्रायोरिटी, लोवेस्ट है, बिल्कुल सही बात। ये है मेरे हाई प्रायोरिटी, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ, मोहल्ले में जो शर्मा जी का लड़का है ना, मोहल्ले में जो शर्मा जी का लड़का है, वो हमारे लिए इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करता है? बिल्कुल सही बात, वो लीस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमारी जिंदगी में हमारे मान लो मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, कोई इंटरेस्ट उसको है नहीं, प्लस पावर भी वो कोई रखता नहीं है। क्या वो हमारी चीजों के ऊपर एक्सेसिबिलिटी रखता है? नहीं। क्या कल को प्रत्युष खाना पीना बंद हो जाएगा वो आएगा तो? ऐसा नहीं है ना, प्रत्युष खाना पीना मिलता रहेगा। तो ये दोनों चीजें समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। अब हाँ, क्या करेगा? हाँ, इफ देखो, इफेक्ट तो हल्का फुल्का सब करेंगे, तभी तो हम इनको कंसिडर भी कर रहे हैं। दोज हु आर द स्टेक होल्डर्स दे विल इम्पैक्ट, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके पास पावर है, और ना ही बेटा उसके पास में ना ही उसका कोई इंटरेस्ट है मेरे अंदर। उल्टा हमारे माँ बाप का इंटरेस्ट है उसके अंदर। बोलो हाँ कि ना, है ना। ओके, चलो। अब एक थोड़ा सा ऐसा बात करते हैं, जैसे मान लो अब मैं बताऊं, जैसे तुम बात कर सकते हो गवर्नमेंट की, चलो गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट की थोड़ी प्लेसमेंट देखते हैं। मान लो गवर्नमेंट ले लो या फिर आईसीएआई ले लो, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ले लो। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आईसीए की मैं बात करूं, क्या आईसीएआई कोई पावर रखता है एसएम क्लासेस के अंदर? ना। यस मैम, कौन बोला भाई? कौन से पावर रखता है? मेरी मर्जी। क्यों बंद कर देगा? क्लासेस मेरी, डायरेक्टर मैं हूं, ऐसे कैसे बंद कर देगा कोई? इधर आओ जरा, तुम पहले तुम्हारा ये क्या मिथ क्लियर करूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे कांट दे कांट शट डाउन एनी बिजनेस, एवरीवन इज फ्री टू हैव देयर ओन बिजनेसेस, राइट। चलो, मजाक कर लिया तुम लोगों ने मेरे साथ, मैं ही मिलती हूँ तुमको मजाक करने को। चलो तो मुझे बताओ, आईसीएआई के पास मेरे मेरे कंपनी में कोई स्टेक होल्डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पावर तो नहीं रखता आईसीएआई बेसिकली, मुझे बताओ। नहीं रखता ना, ठीक है। तो पावर तो लो मैं मान के चलती हूँ आईसीएआई की। बट क्या अगर मैं कोई भी चीज कोई भी चीज मैं करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द सीए स्टूडेंट्स, तो क्या तुमको नहीं लगता आईसीआई का मेरे एसएम क्लास में इंटरेस्ट जरूर होगा कि भाई मेरे बच्चों को बिगाड़ ना दे? पता लगे क्लासेस में मैं बच्चों को कह रही हूँ सी करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार है, ये है वो है, ऐसा है। तो क्या आईसीआई को एटलीस्ट पता नहीं होना चाहिए कि सोनाली मैम क्या कर रही हैं, राइट। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, कोई कोई लॉ पास किया, ठीक है। वो मेरी कंपनी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखती गवर्नमेंट, बट अगर मैं उस रूल को अबाइड बाई नहीं कर रही हूँ, अगर मैं इस रूल की अगेंस्ट जा रही हूँ, तो क्या गवर्नमेंट जो है मेरे ऊपर तब जाके एक्शन नहीं लेगी? लेगी ना। यानी कि गवर्नमेंट पावर तो नहीं रखती, बट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पूरा है मेरे काम के अंदर, कि भाई मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। अगर मान लो मैं नंबर 2 में सेल्स करूं, मैं जीएसटी पे ना करूं, तो गवर्नमेंट की पावर तो कुछ नहीं है ना। मैं तो एसएम क्लासेस चलती रहेगी, बट क्या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है? बिल्कुल इंटरेस्ट है। हाउ मच रेवेन्यू इट इज अर्निंग, उसमें से कितना जीएसटी मैं उनको पे कर रही हूँ कि नहीं पे कर रही हूँ। तो क्या वो लोग इस वाले मैट्रिक्स में कहीं फिट आते हैं? बताओ कहाँ फिट आएंगे वो लोग? गवर्नमेंट जैसे लोग कहाँ फिट आएंगे? हाई इंटरेस्ट एंड लो अथॉरिटी, वेरी वेरी गुड। तो उनको क्या करना है? सिर्फ साफ साफ बातें बतानी है, कीप इन्फॉर्म्ड,
जैसे कि हम करते आए हैं। सुनो मेरी बात, क्या तुमने कभी सुना है आरओसी कि फलाना फॉर्म जो है आरओसी में सबमिट करना पड़ता है, सुना है? इनकम टैक्स की रिटर्न्स, यार आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। यार हमारे को ना ये चालान भरना है, ये चालान की कॉपी जो है आईटीआर के डिपार्टमेंट में जाएगी, सुने कभी ऐसा? तो why do we do these things? We do these things just because as per Mendeley ने कहा कि इनकी कोई पावर तो नहीं है, but we have to make sure that we are keeping them informed about all our actions. हम अपनी हर हरकतों को इनको inform जरूर करें, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, है ना? जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो आपसे पूछता है व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स और व्हाट काइंड्स ऑफ सर्विसेज यू आर गिविंग टू द कस्टमर, पूछता है आपसे, पूछता है आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, पूछता है प्रीमाइसेस एड्रेस वगैरह सब पूछता है। वो क्यों पूछता है? पावर तो नहीं है उसकी कोई। मेरा मन है मैं लक्ष्मी नगर में क्लास चलाऊं, मेरा मन है मैं दुबई में क्लास चलाऊं, उसकी कुछ है क्या? नहीं। पर वो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है मेरे को तो अपनी प्रमाइस की भाई तुम वीडियो बना के भेज दो कि झूठा प्रमाइस ना तुम एंटर कर रहे हो। तुमको पता है ये चीज वीडियो वाली? नहीं पता। अब जीएसटी में क्या था, जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में लोग फेक प्रमाइसेस डाल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला अब अपने प्रमाइस का ना वीडियो खींच के, वीडियो शूट करके फिर डालें। और हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ, ऑनलाइन गूगल मैपिंग तो है ही, साथ में ये भी बोल दिया उसने कि ऑनलाइन गूगल मैपिंग पे भी देखो, मान लो एक बिल्डिंग है, समझो एक बिल्डिंग पे 3 फ्लोर्स है, ठीक है, और आपने आपने डाला 4th फ्लोर ऑफ दैट बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर गूगल मैप पे जाओगे तो वो बिल्डिंग पे थोड़ी ना ऐसा वो लगाता है, वो तो बस एक मतलब बिल्डिंग के फ्लोर पे थोड़ी ना वो टिक मार्क लगाता है, वो बिल्डिंग पे टिक मार्क लगाता है। उस बिल्डिंग पे 4 जनों ने लगा रखा है कि एसएम क्लासेस भी वहीं पर है, एएम क्लासेस भी वहीं है, पीएम क्लासेस भी वहीं है, सारी क्लासेस वहीं पर है। फ्लोर कितने? 3, और क्लासेस चल रही है वहां पे 8-10। तो सब ऐसे करके गवर्नमेंट ने क्या रूल्स निकाले, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, मुझे तुम कहाँ प्लेस कर दो, कीप इन्फॉर्म्ड पे प्लेस कर दो, कि मुझे हरकतें करते रहो, बस मुझे इन्फॉर्म करते रहो, हरकतें करते रहो, मुझे इन्फॉर्म करते रहो। तुम अपने नंबर 1 का पैसा कमाते रहो, मुझे पैसा पे करते रहो, नंबर 1 का पैसा कमाते रहो, मुझे पैसा पे करते, बस इन्फॉर्म करते रहो, बताते रहो, बताते रहो। जब तुमने बताना बंद किया उसके बाद हम एक्शन लेंगे, राइट? बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट कहाँ प्लेस करोगे, गवर्नमेंट को कहाँ प्लेस करोगे, कीप इन्फॉर्म्ड जैसे प्लेस पर तुम डालोगे। अब चीजें क्लियर हो गई, बोलो हाँ कि ना? अब बात करते हैं कुछ ऐसी जगहें जहां पर आपको एक ही बॉक्स खाली मिल रहा है, जहां पर कि इंटरेस्ट कम है बट पावर ज्यादा है। जैसे कि हमारे घर के पापा, पापा क्या कहते हैं, पापा क्या कहते हैं, पैसा ले लो तुम, ये जान ना खाओ, तो मर्जी करना कर लो, रिजल्ट मेरे हाथ में लाओ, ये कहते हैं ना पापा। ये नहीं कहते कि तुम दिन भर पढ़ाई करो, मुझे दिखो, ये करो, वो करो, तुम्हें जो कोचिंग का पैसा चाहिए मुझसे ले लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, रिजल्ट मेरे हाथ में ला के दो। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें 3 टाइम का खाना खाया कि नहीं खाया, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा। दे नॉट हैव ही इज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन यू, बट ही इज हैविंग द अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी, भाई पैसा उनसे ही आना है, तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले इंसान है। तो इंटरेस्ट तो वो कम रखते हैं, पापा कम इंटरेस्ट रखते हैं, और पावर ज्यादा रखते हैं, अथॉरिटी ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना बेटा, वो रिजल्ट्स के भूखे होते हैं, उनको ना पता क्या चाहिए, हमें तुम्हें मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे से मतलब नहीं है, बस तुम हमें रिजल्ट ला के दो। लड़की के केस में भी बोलेंगे, तुम सब लड़के भी यहाँ बैठे हुए हो तो बोलेंगे ऐसा है, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना लाइफ में कर लो, लड़की बाजी करनी लड़की बाजी कर लो, बट लाओ लाओ ना, तो अपनी कास्ट के लिए आना, मेरी इज्जत बची रहे, है ना? मतलब ही इज ओनली कंसर्न विद द रिजल्ट्स। तो बस हमें उनको क्या करना पड़ता है, हमेशा सेटिस्फाइड, कि भाई वो लोग क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। हाँ, मम्मी से सुनने में आए हाँ हमारा लड़का सही जा रहा है, हाँ हमारा लड़का चाहे जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, उनको सेटिस्फेक्शन बस इम्पोर्टेंट है, सेटिस्फाई जो होनी चाहिए वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मान लो पापा के हाथ में रिजल्ट पहुंचा, ठीक है, और वो रिजल्ट था नेगेटिव,
अब बताओ, क्या पापा तुम्हारा पीट पीट के बंदर बना देंगे? बना देंगे ना। वो क्यों बना देंगे? पावर की वजह से। पावर की वजह से तुम्हारा भरता बन जाएगा, क्योंकि उनके पास इंटरेस्ट तो उनका कम था, और क्या बोलते हैं, बट पावर उनकी क्या थी बेटा? हाई थी। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बताओ, ऐसे तुम बताओगे अब ऐसे कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास पावर होती है बट इंटरेस्ट कम होता है? अच्छा, ठीक है। और टॉनिक बिस्ट दोबारा बोलना बेटा। मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ओके, ओनर्स, ठीक है। एनीवन एल्स इन द क्लास? जल्दी बताओ। इन्वेस्टर्स, हाँ, बात तो घुमा फिरा के इन्वेस्टर्स मतलब प्रोस्पेक्टिव लोग है वो तो। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर वाला आंसर आया था, बात तो वही है। शेयर होल्डर्स वो है जिसने खरीद लिया है। इन्वेस्टर्स भी तो वही है जो इन्होंने खरीद लिया है। नहीं प्रणव, रॉन्ग आंसर। जितेंद्र कह रहे हैं शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होगा ना, बिल्कुल सही बात है। शेयर होल्डर भी तो स्टेक होल्डर होता है, तभी तो उसने एग्जाम्पल में भी दे दिया, बिल्कुल होता है, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होता है। बिल्कुल सही बात है। हम्म। अरे भाई, कुछ नहीं है, किसी पे कोई पावर नहीं है। तो मेरी क्लास पर मेरी क्लासेस में मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हाँ। हाँ, क्या 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 क्या, दोबारा बोलो। हाँ, घुमा फिरा के मेरे पर है, कोई बात नहीं, बोलो तुम अब, हाँ। बोलो। हाँ, तब लगता है जब मैं वहां के प्रेमाइस में हूँ ना, उनके ऑन बोर्ड पे हूँ, हाँ तब लगता है। तब। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ठीक बन के, हाँ। जब मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, हाँ तभी लगता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, चलो ओके। सो अब समझ मेरी बात। मेन देखो, मेन क्या है यहाँ पे, पावर क्या है बेटा? हाई है, और इंटरेस्ट क्या है बेटा? लो है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब भी आपका इंटरेस्ट जो होता है ना वो लो होता है ना, तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके आपके यहाँ पे डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, क्या नहीं होते? डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, वो लोग सारे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सॉरी, जो लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बिकॉज उनके पास पावर क्या है बेटा? हाई है। और डिसीजन मेकर्स में से हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से हैं जिसमें कि लो वाले इंटरेस्ट जो है वो कम है। अच्छा, आपने सुना है कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर शेयर होल्डर्स? हैव यू एवर हर्ड अबाउट माइनर शेयर होल्डर्स? कम होती है ना? जिनका, हाँ, जिनके पास जिनकी इन्वेस्टमेंट कुछ 2% से कम की रहती है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है, तो वाई दे आर कॉल्ड एज माइनर शेयर होल्डर? बिकॉज माइनर, दे, हाँ, तो दे आर हैविंग लो इंटरेस्ट, बट अगर जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो अगर 49 और 51 चल रहा है, तो वो माइनर शेयर होल्डर अगर वहां पहुंच जाए, तो दे कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द होल डिसीजन मेकिंग। दैट इज व्हाट द होल सिनेरियो इज।
राइट। सो यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कि पावरफुल होते हैं, बट उनका इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है। एंड ये लोग ऐसे होते हैं बेटा, समझो कि ये लोग कभी भी इस वाले क्राइटेरिया पे पहुंच सकते हैं। तो हमें हमेशा ना इनको सेटिस्फाई करके रखना होता है कि तुम कम ही इंटरेस्ट दिखाओ, तुम जो है ज्यादा इंटरेस्ट वाले कैटेगरी में मत ही जाओ, क्योंकि अगर ये ज्यादा इंटरेस्ट वाले क्राइटेरिया पे चले गए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो हमें खातिरदारी करनी पड़ती है वो ये वाले लोग होते हैं, तो हमें इनकी भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो माइनर शेयर होल्डर्स जो है, माइनर शेयर होल्डर्स दे आर फाइन अप टिल दे आर माइनर्स, बट व्हेन दे बिकम मेजर शेयर होल्डर्स, दे यू नो दे उनकी जो परसेंटेज बदल जाती है, तो वहां पर उसके बाद वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं टू हैंडल। So all these people, they are the interested groups of our organization, and now we place them, and then we take the decision कि किस कि ये ये लोग जब मैंने प्लेस कर दिए तो अब हमें किस पे कितना फोकस करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आप किस पे करोगे, जो सेल मैंने क्या कर रखा है, येलो कर रखा है। तो जो सेल येलो कर रखा है, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मैं इन पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगी। और सबसे कम फोकस किस पे करूंगी बताओ? यस, इस वाले पे मैं, जो ये वाले बॉक्स है, मैं इस पे सबसे कम फोकस करूंगी। और जो ये बाकी दोनों बचे, इनमें एक में तो हाई क्या बोलते हैं, हाई इंटरेस्ट है, लो पावर है, एंड एक में वाइस वर्सा है। तो ये कभी भी जो है हाई हाई वाली कैटेगरी पे जा सकते हैं, तो हमें डर लगा रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये कभी ऐसा ना हो कि हमें हाई हाई वाले क्राइटेरिया पर मिले। हम चाहते हैं कि जो इनको चाहिए वो उनको वहां पर मिलता रहे। अब बात समझ में आई? तो पहला फैक्टर, पहली बात सुनो, मेनली ने कहा कि शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। उसने बताया कि एक लेबर भी हमारी कंपनी में क्या है, स्टेक होल्डर है। फिर हमने क्या करा, सेकेंडली स्टेक होल्डर्स की प्लेसमेंट करी। उसने कहा कि हम इस प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, हम इस प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? स्टेक होल्डर्स मैपिंग। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स मैपिंग। थर्ड स्टेप, जब आप मैपिंग का मतलब है प्लेसमेंट, जब आप प्लेस कर दोगे सारे स्टेक होल्डर्स को अलग 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 अलग, तो प्लेस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस पे आपको ज्यादा फोकस देना है, किस पे आपको कम फोकस देना है। अगर घर में मैं पापा की बात करूं, तो पापा इज अ पर्सन जो कि हाई अथॉरिटी रखते हैं और कम इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे अकॉर्डिंगली उनको बस सेटिस्फाइड करके रखना कि हमेशा रिजल्ट दिखाने हैं। मम्मी की बात करती हूँ, मम्मी के पास अथॉरिटी भी हाई है और मम्मी का इंटरेस्ट भी हाई है। तुम कहाँ जाती हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कौन सा दोस्त, कितने बजे आओगे? तो शी इज हैविंग हाई इंटरेस्ट विद हाई पावर। अच्छा, पापा को बताओ, high power she is having, right? Similarly in the company also, if such people are there who are having high interest and high authority, now these people are going to influence our decision making. मैं चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, बट अगर मैंने इनको, जो ये येलो ग्रुप वाले लोग हैं, इनको इनको अगर मैंने हल्के में ले लिया, तो दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट माई, दे कैन इम्पैक्ट माई डिसीजन मेकिंग, राइट? मान लो मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, मेरी मम्मी के पास अथॉरिटी है कि वो जो है मेरे को मेरा घूमना जाना रुकवा भी सकती है, राइट? तो अगर मैं जाती हूँ कल को घूमने के लिए और मेरी मम्मी के पास अथॉरिटी है, तो मुझे मेरी मम्मी को खुश रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। मेरी मम्मी का मेरी लाइफ में इंटरेस्ट भी पूरा है, तो मेरे को उनको खुश रखना पड़ेगा। दैट मीन्स दीज आर द की प्लेयर्स। इनको मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, इनको खुश रखना पड़ेगा और इनसे एक अच्छी बॉन्डिंग जो शेयर करनी पड़ेगी। अगर मेरी मम्मी के साथ बॉन्डिंग बिगड़ जाएगी तो कैसा होगा? पावर मम्मी के हाथ में है, इंटरेस्ट मम्मी का भरपूर है, अगर मेरी बॉन्ड इनसे बिगड़ जाए तो क्या होगा बताओ? क्या मैं ट्रिप पे जा पाऊंगी?
नहीं जा पाऊंगी। तो मेरी कंपनी के लोग, जैसे कि बेटा जो जो हमारी कंपनी में हाई इंटरेस्ट रखते हैं, हाई पावर रखते हैं, जैसे कंपनी का सीईओ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये यहाँ पे फॉल करते हैं, जिनके पास हाई पावर, उनका हाई इंटरेस्ट है, कंपनी किस साइड जा रही है वो साफ साफ देखते रहते हैं, कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन पे जा रही है। कंपनी का विजन मिशन कौन बनाता है? कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, राइट। तो उनको हर एक चीज से लेना देना है। तो क्या कंपनी, क्या जो नीचे वाले लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव, इज दैट ऑब्जेक्टिव इन एडहेरेंस विद द विजन मिशन ऑफ द कंपनी? तो कौन इंश्योर करता है? ये सीईओ इंश्योर करता है। तो मुझे एज अ कंपनी इंश्योर करना पड़ेगा दैट आई एम फोकसिंग ऑन दीज पीपल द मोस्ट, आई एम फोकसिंग ऑन दीज पीपल द। तो मेनली ने बताया कि आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, और उस मैट्रिक्स पे सीईओ और बीओडी कहां पर आएंगे बेटा? यहाँ पर येलो वाले बॉक्स में आएंगे। तो इनके ये सबसे ज्यादा आपके डिसीजन को क्या करेंगे? इम्पैक्ट करेंगे। तो उनको क्या रखो? सबसे ज्यादा खुश रखो, इनके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करो। बॉन्ड शेयर करने का मतलब क्या है कि जो आप कंपनी को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, और जो इन लोगों की सोच है वो कॉमन होनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। दैट इज द पॉइंट ऑफ हाई इंटरेस्ट विद द हाई पावर। On the contrary, I have the people like my dad, जिनके पास हाई अथॉरिटी है बट लो इंटरेस्ट है। वो कहते हैं he is only concerned with the results, राइट। उनके पास अथॉरिटी तो पूरी है बट इंटरेस्ट क्या उनका कम रहता है कि भाई ठीक है, मुझे नहीं पता, तुझे जहां जाना जा, मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट मेरी इज्जत नहीं समाज में खराब होनी चाहिए, राइट। सो ही इज ओनली कंसर्न्ड विद द रिजल्ट्स। तो मुझे हमेशा उनको क्या रखना है? कीप सेटिस्फाइड। मुझे हमेशा उनको सेटिस्फाई करके चलना पड़ेगा। मैं इन मम्मी के साथ तो अपना बॉन्ड बहुत अच्छा रखूंगी, बहुत अच्छा रखूंगी। इनके साथ ना बेसिकली रखूंगी रिश्ता ऑफ कंसल्टेंसी। मैं कंसल्ट कर, अच्छा पापा मैं जा रही हूँ, अच्छा पापा मैं जा रही हूँ, तो पापा मुझे क्या कहेंगे? हाँ ठीक है बेटा जाओ, बस हमारी इज्जत तो मेंटेन रहनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये लोग ऐसे हैं जिनका पावर हाई है, इनसे पूछे बगैर कुछ काम नहीं करा जा सकता है, इनसे कंसल्टेंसी जो है हमें लेते रहना चाहिए। अच्छा सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये वो लोग भी हैं। आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो ना, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे कि उनके पास पावर तो खूब होती है पर उनका इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अच्छा जो करना है करने दो बच्चों को, बट लौट का बच्चा यहीं पर ही आएगा। तो वी हैव द हाई पावर विद द लो इंटरेस्ट, एंड यहाँ पर कंसल्टेंसी जब हम लेंगे तो इनसे हमें क्या मिलेंगे? आइडियाज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा ठीक है, मम्मी पापा बोलेंगे कि जैसे अच्छा एक काम करो, तुम ट्रिप पे जा रहे हो, साथ साथ ना अपना एक वीलॉग भी शूट कर लेना, ठीक है, ताकि कल हम भी तुम्हारा ट्रिप को एंजॉय कर सके। हालांकि इसके पीछे उनका दिमाग ये था कि उस वीलॉग के बहाने हम देख लेंगे लड़की कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, वो अलग बात है। तो ये लोग दिमाग के बड़े तेज होते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, इनका इंटरेस्ट भले ही कम है बट विद देयर कंसल्टेंसी वो आपको कहीं पर भी घुमा सकते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में आपको लेके जा सकते हैं। ये आपके सपनों को भी खत्म कर सकते हैं। पूरा पट जो है वो एकदम जीरो पे आप आ सकते हो। आप जो सोच के बैठे हो और ये लोग जो सोच के बैठे हैं वो अगर अलग हुआ तो आप बहुत डेंजर में आ जाओगे, क्योंकि इनके पास पावर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग जिनके पास पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दे आर हैविंग हाई पावर विद लेस इंटरेस्ट, तो इन ऐसे लोगों को हम जो है बोलते हैं कि हाँ भाई, जहां पर पावर जो है ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? दीज आर द पीपल विद द अथॉरिटेटिव नेचर। तो मैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स को भी प्लेस कर सकती हूँ कंपनी के, जैसे कि मैंने प्रीवियस अब एग्जांपल में दिया कि भाई शेयर होल्डर्स के पास हाई पावर है। अगर कंपनी से पैसा सब लोग निकाल ले, क्या कंपनी चल पाएगी? नहीं। अगर मेरे स्टेक होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? आपको पता है जब अब कंपनी पैसा कमाती है, पैसा कमाने के बाद कंपनी क्या करती है? उस थोड़े से पैसे को रिजर्व में डालती है, थोड़े से पैसे से कंपनी डिविडेंड पे करती है, और थोड़े से पैसे से इंटरेस्ट कंपनी लोन वगैरह पे करने के बाद टैक्स वगैरह पे कर देती है। यही होता है हमारा बाइफिकेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। तो अगर उस केस में अगर हमने इनको सेटिस्फाई नहीं रखा तो क्या होगा? परेशानी होगी।
शेयर होल्डर्स यही तो बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें तो हमारे रिटर्न से मतलब, यानी कि डिविडेंड से मतलब है, हम अपने डिविडेंड लेके क्या है, खुश हैं। तो दीज आर द पीपल जो कि ज्यादातर रिजल्ट्स देखते हैं, बट इनके पास पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर शेयर होल्डर्स खुश नहीं हुए प्रत्युष, तो क्या होगा उसका आउटकम, बस कंपनी डगमगा गई। दैट इज व्हाट द पावर दे आर हैविंग। इज दैट क्लियर? नाउ ऑन द कंट्री वी हैव दोस पीपल जिनका की अब नेक्स्ट फेज पे लो क्या है बेटा, लो इंटरेस्ट है। यहां पर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे लो इंटरेस्ट एंड बेसिकली वी आर हैविंग द लो लो पावर ऑल्सो। तो भैया ये तो घर में हमारे लिए उस सोसाइटी के समान है, बेसिकली उस मोहल्ले वाले के समान है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर ज्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे डिसीजन को इफेक्ट नहीं करते हैं। अगर मुझे ट्रिप पे जाना है तो मोहल्ले वाले क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं मोहल्ले वाले, कुछ नहीं कर सकते हैं मोहल्ले वाले। ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा को बोलेंगे नहीं नहीं लड़की को बाहर मत भेजो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो बस ज्यादा से ज्यादा ये बोल लेंगे। बट अगेन क्योंकि इनका इंटरेस्ट लो होता है, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्लस इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, तो इनका कहा ना कहा बेकार हो जाएगा, बिकॉज उससे ज्यादा अथॉरिटी तो घर में कोई और रखता होगा। राइट नाउ नेक्स्ट इज दिस काइंड ऑफ, दोबारा बोलो। बिल्कुल हाँ, लेबर यहीं पे आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेबर यहीं पर ही आएगा। बिकॉज देखो कहीं ना कहीं लेबर ऐसी कैटेगरी है जिसके पास ना के बराबर पावर है, क्या ही कर लेगी ना लेबर कंपैरेटिवली। अगर मैं कंपनी के सीईओ की बात करूँ, कंपनी के लेबर की बात करूँ, तो पावर में जमीन आसमान का अंतर है। राइट, कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं, बट कॉम्पिटिटर्स देखो, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, हमारे पास में ना जो हमारे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं ना, उसमें भी दो बाइफिकेशंस होती हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो मैं इतना इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ। हाँ, बट कॉम्पिटिटर्स यही प्लेस हो सकते हैं। देखो मैं आई कैन से कि उनका इंटरेस्ट हाई है, बट डिपेंडिंग अगेन वी हैव डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। सो उस हिसाब से हम इसको बाइफिकेट करते हैं। दिस व्हाट आई एम सेइंग, कॉम्पिटिटर्स में भी वी हैव टू काइंड्स ना। आप समझो, जब हमने पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, हमने पढ़ा राइवलरी से भी थ्रेट होता है, और दोनों को हम कॉम्पिटिटर्स ही बोलते हैं ना। तो दैट वी समझो कि इन डेप्थ है ये और भी, बट मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बोलूँ कि ठीक है, हाँ आप उसको ऐसे भी ले सकते हो। और अगर आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, तो फिर उनका तो इंटरेस्ट पक्का पक्का है आपके अंदर, आपकी कंपनी में, कंपनी से कंपनी के बंद होने से ना बंद होने का फर्क इंटरेस्ट है उनको। ओके तो अगेन कॉम्पिटिटर्स के केस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में फर्क पड़ता है, तो हम इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं इतना। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसे लोग जहां पर कि जिनका की इंटरेस्ट जो है वो क्या है, हाई है, बट जो लोग इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं रखते हैं, इंटरेस्ट क्या है, हाई है। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर मैं बोलूं, तो उसका इंटरेस्ट काफी है कि आप ट्रिप पे किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ कितने बजे तक रहोगे, तो इंटरेस्ट तो पूरा है, बट पावर उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड है ना, अभी बीवी तो बनी नहीं है, तो उसको पता है कि पावर कुछ मिली नहीं मेरे को अभी। गेटिंग माई पॉइंट? तो गर्लफ्रेंड को मैं प्लेस करती हूँ ऐसी जगह जहां पर कि उसको क्या है बेटा, उसके पास में उसको बस क्या चाहिए, मैं भी तुमको बता रही थी ना कि क्या बोलते हैं, मेरी एक सिस्टर है, पता नहीं क्या, वो थाईलैंड जा रही थी, तो उसका पति थाईलैंड जा रहा था, वो नहीं जा पा रही थी, मेरी कजिन है, तो उसका पति थाईलैंड जा रहा था, और वो कहती कि ना मेरे को ना बस बताना कि तुम कमरे में किसके साथ थे, बस बता देना, बस बता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तुम बस बताते रहना मेरे को, तो कीप मी जस्ट इन्फॉर्म्ड, कीप मी जस्ट इन, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि जस्ट कीप मी इन्फॉर्म्ड। ओके, गुड इवनिंग कशिका, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर कौन लोग होते हैं, यहाँ पर वो लोग होते हैं जिनका कि देखो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, बट जो अथॉरिटी है वो सबसे कम होती है। तो जिनके पास इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो इंटरेस्ट किस बात का होगा, सब जानने का इंटरेस्ट होगा। तो इनको फिर हर चीज बता दो, इनको हर चीज दिखा दो, इनको जो चाहिए जैसा चाहिए बता दो। राइट, तो इनको बोलते हैं, इनको हम प्लेस करते हैं, सॉरी, कीप इन्फॉर्म्ड वाले बॉक्स के अंदर।
अभी मुझे बताओ कि ये चीज़ समझ में आई। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये चीज़ बता पाऊँ। तो मुझे आपसे पूछना है कि ऐसा कोई चीज़ जो आपको ना भी समझ में आई हो, और बाकी पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी। ये देखो, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर स्टडी मैट खोला है, मैट्रिक्स खोला है। देखो, यही वो 4 बॉक्स है, आप इनको ग्राफ पे बना लो तो, मैट्रिक्स से बना लो तो, ठीक है? तो मैं पहले यहाँ से पढ़ाऊँगी आपको, और उसके बाद जो है बॉक्स पर लेके जाऊँगी। देखो, पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? कीप सैटिस्फाइड किसको रखते थे हम, बताओ? हाई पावर एंड लेस इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है? एक काम करो, फटाफट कॉपी है आप लोगों के पास? कॉपी आप लोगों के पास? मेरे को जरा मैट्रिक्स जरा बना के दिखाना। चलो मेरे को मैट्रिक्स बना के दिखाओ। एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट डालो, वाई एक्सिस पे इन्फ्लुएंस डालो, पावर। इंटरेस्ट को भी लो हाई करो और पावर को हाई लो करो। सेल के नंबर्स दो, सेल के नंबर्स दो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सेल के नंबर्स दो। दे दिए सेल के नंबर। अब सेल के अंदर कुछ मत लिखना, सेल के अंदर जो मैं कहूंगी वो लिखना। पहले वाले सेल में क्या लिखोगे? पहले वाले सेल में लिखो हाई पावर लो इंटरेस्ट। जो मैंने लिखा वो मत लिखो, ये लिखो ऐसे, हाई पावर लो इंटरेस्ट। ऐसे करके सारे चीजें, सारे चारों के चारों सेल का लिखो। दूसरे सेल में क्या होगा वो भी लिखो, तीसरे में क्या होगा वो भी लिखो, चौथे में क्या होगा वो भी लिखो। प्रणव, दिख रहे हो? गर्लफ्रेंड की फोटो मत देखो, लिखो। अमन तो शादी में तो नहीं चला गया कहीं? बट लड़की की हाई पावर, हाई अथॉरिटी तो बहुत बात की बात है। और लड़के के केस में तो कहाँ ही लड़की को पावर मिलती। लड़के के पास ही पावर। लिख लिए चारों के चारों पॉइंट? चलो अब एक एक करके मुझे बताओ। सेल के नंबर तुम्हें दे दिए, ठीक है? चलो मुझे बताओ, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें हाई पावर है और हाई इंटरेस्ट है? सेल नंबर 2, वेरी वेरी गुड। अब देखो, जैसे जैसे मैं कहूंगी ना वैसे वैसे करना। तो वो क्या है, ऐसा सेल कौन सा जिसमें कि हाई पावर है और हाई इंटरेस्ट है? दिस इज दिस वाला से, दिस सेल है ना, यही वाला है ना? की प्लेयर्स है ना? अब पहले इसको पढ़ते हैं, सुनो देखो क्या कहता है की प्लेयर्स। कहता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, ये लोग कौन है बेटा? ये लोग वो हैं जिनका हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल है, की प्लेयर्स हैं। अब देखो क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन एम शुड बी फुल्ली एंगेज दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, इनको फुल्ली एंगेज करने का।
ठीक है, मेकिंग द ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा आउट ऑफ ऑल दोज स्टेक होल्डर्स हु आर देयर इन सेल नंबर 1, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। तो इस कहता है कि इस वाले सेल के लोगों को सबसे ज्यादा क्या करने का, सबसे ज्यादा इनके साथ एफर्ट्स डालने का, किसके लिए, टू सेटिस्फाई देम, टेक देयर एडवाइस, बिल्ड एक्शन, सब मतलब जो काम आप बाकी सबके साथ कर रहे थे ना, कीप इन्फॉर्म्ड किसको कर रहे थे आप बताओ, सेल नंबर 4 को कर रहे थे, वो भी करो, वो भी करो। आप एडवाइस किससे ले रहे थे, सेल नंबर 1 वाले से ले रहे थे ना, वो भी करो। मतलब सेल नंबर 2 के साथ आप सब बाकी सब कुछ करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो। तो सेल नंबर 1 के साथ क्या करना है, आपको सब कुछ करना है, क्योंकि ये कौन से लोग हैं, ये महा इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि कंपनी में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मैटर करते। बात आपको समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे शेयर होल्डर्स यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं, जबकि हमारे अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स हमने कहाँ प्लेस करे थे, जल्दी बताओ हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। यस, यहाँ हमने यहाँ पे प्लेस करे थे ना, राइट। अब यहाँ पे ये शेयर होल्डर्स पता है कौन से वाले शेयर होल्डर्स है, ये वो वाले शेयर होल्डर्स है बेटा, जहाँ पे कि जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी तो होती है, वी हैव पब्लिक कंपनी, वी हैव प्राइवेट कंपनीज। तो बेसिकली आप समझो कि जहाँ पे कंपनी तो है, it is more towards the private company, it is more towards this that company जहाँ पर कि जो मैनेजिंग वाले लोग होते हैं ना, वही बेसिकली शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो ये हाँ, उनको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। बट अगर मैं नॉर्मल एक बात करूं, ऐसी कंपनी में तो शेयर होल्डर्स दे आर हैविंग जस्ट द पावर, बट दे आर नॉट हैविंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर इंटरेस्ट है तो फिर मैनेजर क्या करेगा क्लास उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर क्या करेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। नो, अब सेल नंबर 2 बताओ, सेल नंबर 2 का तो समझ में आ गया। सेल नंबर 2 का एग्जाम्पल क्या याद रखोगे बताओ, सीईओ एंड बीओटी याद रखोगे। चलो, अब सेल नंबर 2 सबसे अच्छा सेल है, की प्लेयर्स हो गया। और सबसे बेकार वाला सेल कौन सा है, जिसको कि सबसे लीस्ट इंटरेस्ट रखेंगे, वो कौन सा है, सेल नंबर, जल्दी बताओ, सेल नंबर 3। सेल नंबर 3 यानी कि ये वाला सेल, यानी कि लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स, जिनके पास पावर भी कम और इनका इंटरेस्ट भी कम, राइट। जैसे कि मीडिया हाउस लिख रखा है, मीडिया वालों को क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए, पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली मॉनिटर देम विद नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस। कहते हैं कि आप बस एक आंख रखते रहो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसे कि मीडिया वाले लोगों के ऊपर नजर रखते रहो, कहीं वो सोनाली मैम के ऊपर कुछ गलत ना छाप दे, है ना, लाइक दैट। बस आप देखते रहो कि जो लोग हैं वो यूट्यूब पे गलत तो नहीं लिख रहे हैं, हालांकि दे आर नॉट हैविंग देयर पावर्स एंड इवन दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन एसएम क्लासेस बिकॉज़ दे आर नॉट द कस्टमर्स एज ऑफ नाउ। बट अब मुझे बाकी लोगों को भी ध्यान देना कि कहीं वो यूट्यूब पे कोई गलत कमेंट तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं ऐसा कोई एक्शन तो नहीं जो मेरे खिलाफ जा रहा है। तो बेसिकली आई विल बी कीपिंग एन आई जस्ट टू चेक कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दैट्स इट। सो नॉर्मली हम इसके ऊपर फर्क हम इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ना हमारे लिए मैटर करते हैं, बट येस वी ट्राई टू कीप एन आई ऑन दैट, ऑन दीज पीपल। तो स्ट्रेटेजिकली मिनिमल एफर्ट्स शुड बी स्पेंड ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। चलो क्वेश्चन पूछती हूँ, मैक्सिमम एफर्ट्स या फिर मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड करना चाहिए हमारे को, राइट, और मिनिमल किसके साथ करना चाहिए, लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स के, जिसको कि कम इंटरेस्ट है। अब कल अगर बिग बॉस 17 का रिजल्ट आया, मुनव्वर जीत गया, राइट, तो मीडिया वाले उसको भी पकड़ लेंगे। अगर अंकिता लोखंडे नहीं जीती तो ठीक है, नहीं जीती तो नहीं जीती, बट मीडिया वाले उसको पकड़ के इंटरव्यू तो डालेंगे ना। तो हल्का फुल्का इंटरेस्ट है उनका, और हल्के फुल्का इंटरेस्ट की वजह से हमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनसे वार्तालाप करनी पड़ेगी। हाँ प्रत्युष बिल्कुल सही बोल रहे हो, अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट ओनली। शालिनी आपने रेज हैंड किया था बेटा, एनी डाउट। हाँ मैंने इसका जवाब दिया, मैं फिर जवाब दे देती हूँ। मैं लेट मी कंप्लीट दिस, आई थॉट कि तुम्हारा इस पे है। तो समझो पहले ये वाला केस, थर्ड कैटेगरी, जहां पर कि हम ये कह रहे हैं लो पावर है और लेस इंटरेस्ट है, इन पे मिनिमल एफर्ट जाएगा। क्यों मिनिमल एफर्ट जाएगा, ज्यादा कुछ ही हमारा बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ते वो लोग हैं जिन पे अथॉरिटी होती है,
राइट, जिन पे अथॉरिटी होती है। अब तुमने मुझे बोला कि मैम यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, एसएम क्लासेस कोई बंद करा देगा, तो कोई एरा गेरा नत्थु गेरा पर्सन फ्रॉम फ्रॉम द मीडिया हाउस, तो क्या वो मेरे एसएम क्लास को बंद करा देगा? नहीं, कोई पावर ही नहीं उसके पास में। तो ऐसे लोगों पे हमें कोई एफर्ट नहीं रखने हैं, बट यस अपनी आंखें रखनी है। एफर्ट नहीं रखने इतने, बट अपनी आई जरूर रखनी है, आई जरूर रखनी है, ये ध्यान रखना। हाँ, अभी तो शालिनी मैं आपके डॉट पे आई नहीं हूँ, अभी तो आऊंगी आपके डॉट पर। ओके, ठीक है। अब वापस मैं शालिनी के डाउट पर आ रही हूँ। शालिनी, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा देखो, शेयर होल्डर्स जो है ना, शेयर होल्डर्स, दिस इज माय परसेप्शन कि शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए बेटा, उनको तो डिविडेंड से मतलब है, वो कंपनी में पैसा लगा देते हैं। एंड हु आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी? मैनेजर्स आपको समझ में आता है, की मैनेजर पीपल आर बेसिकली द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो की मैनेजर पीपल का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है ना, हम जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, आरटीपी हो रही है, ठीक है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो द सीईओ ऑफ द कंपनी, द मैनेजिंग पीपल ऑफ द कंपनी, उन लोगों को जो है, दे आर इन्वॉल्व इन दैट, कितना ज्यादा इंटरेस्ट है उनका। बट हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एज पर आई गेस सेक्शन 188 और सो, हमारे को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बस इस बात का बखान करना होता है। ऑडिट रिपोर्ट जाती किसको है? टू द शेयर होल्डर्स, राइट। तो बस शेयर होल्डर्स को हम बता देते हैं, बिकॉज उनका कम इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिवली विद द मैनेजरियल पीपल, कि भाई हमने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी की थी, बट हमने वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर की थी, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, इंफॉर्मेशन चली जाती है ना बस। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर्स आर दोज पीपल जो कि प्लेस किए जाने चाहिए एट हाई पावर एंड लेस इंटरेस्ट। बट इन केस वेयर द कंपनीज जहां पर की शेयर होल्डर्स, जैसे मैं हूं, मेरी कंपनी में शेयर होल्डरिंग भी मेरी है और मैनेजिंग भी मेरी है, समझ रहे हो, देन आई कैन कीप माई सेल्फ इन टू दिस क्राइटेरिया एज वेल, इन बॉक्स नंबर 2। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना? हाँ, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट वाइज जा रहे हैं हम, हाँ इंटरेस्ट वाइज जा रहे हैं हम। हाँ, जो 1-2% बस शेयर होल्ड कर रहे हैं, स्मॉल कंपनीज, तो ना एसोसिएट से भी छोटी वाली कंपनीज कहेंगे तो उसको भी एसोसिएट ही बस। तेरे जैसे तो शेयर होने वाले, और धोखा खाने वाले, 4 क्लासेस पढ़ के एफएम की, चले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने। हाँ, जो पैसा इसने मेरी क्लास में क्लास से बचाया वो पैसा उसने जाके मार्केट में उड़ा दिया। क्या? देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगेन, पहले उनका बेस समझो, हु आर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? बिल्कुल सही बात है। तो बट बट पावर कंपेयर टू द इक्विटी, दे आर नॉट हैविंग दैट मच ना। वही मैं कह रही हूँ, देखो जब भी आप कोई भी जन को, जो स्टेक होल्डर है, उसको पकड़ोगे ना, तो उसकी प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग ही होगी। इवन इफ अ शेयर होल्डर, वी टॉक अबाउट अ शेयर होल्डर इवन, और उसकी शेयर होल्डिंग जस्ट 0.1% है, मैं क्या ही उसको प्लेस कर दूंगी विद हाई पावर में? तो ये तो प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। और अभी हम थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, जस्ट मैं आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम कैसे करते हैं इनटू दी इंडस्ट्री। बट सबकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो देखी जाती है। अगर मान लो मेरा सामान अगर मान लो मेरा सामान खरीदने वाला ही 2 कंपनी है, तो मेरे कस्टमर्स वो 2 ही कंपनी हुए। अभी तक मैं कस्टमर्स को हाई पावर तो नहीं दे सकती, इतना तो समझते हो, हाई पावर तो नहीं होगी ना, कस्टमर अथॉरिटी तो नहीं है कस्टमर के पास, राइट, कोई अथॉरिटी नहीं है। अब वो कस्टमर सिर्फ ऐसे कस्टमर है, मैं सिर्फ 2 को बेचती हूँ,
और वो दोस्त से कोई ना कोई ऐसी इन्फ्लुएंस आ रही है, कुछ कुछ बात आ रही है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्लेसमेंट अलग करते हैं जब आप समझते हैं चीजों को, और ये आपको थियोरेटिकली पढ़ाया जा रहा है कि भाई क्या चल रहा है द होल सिनारियो। ओके, चलो अब आते हैं बॉक्स नंबर 4 पे। बॉक्स नंबर 4 क्या है था, जल्दी बताओ। बॉक्स नंबर 4 क्या है था, इसमें इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, हाई, और पावर कैसी है, राइट। इसका मैंने वैसे एग्जाम्पल क्या दिया था, किसको याद है ये किसको याद था ये, शालिनी को, ठीक है, डन है। चलो ओके, तो ऐसे लोग जिनके पास पावर तो कम है बट दे आर हाईली इंटरेस्टेड, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज, सबसे बेस्ट। कम एम्प्लॉय के पास कोई पावर नहीं है या ना के बराबर पावर है बस, बट इंटरेस्ट कितना है ना, बहुत ज्यादा। कंपनी आगे जाएगी तो उसको इंटरेस्ट होगा, कंपनी नीचे जाएगी तो उसको होगा। चलो पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है ये, कि ऑर्गेनाइजेशन शुड एडिक्वेटली इन्फॉर्म दिस ग्रुप ऑफ पीपल एंड कम्युनिकेट विद देम टू इंश्योर नो मेजर इश्यूज अराइज। यानी कि इनको हर टाइम पे क्या चाहिए, इनको इन्फॉर्मेशन देते रहो, इनको बताते रहो सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। These audiences can also help in real time feedbacks and the areas of improvement of the organization. ये टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं, जैसे जैसे कि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, बताते रहते सर आप एक काम क्यों नहीं करते, सर आप इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए तो ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दीज आर द पीपल हु गिव द फीडबैक्स, दीज आर द पीपल हु आर द ऑडियंसेस। इनसे हमें को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमारे को आता है। एंड यू नो दीज पीपल आर दोज पीपल जिनके पास पावर नहीं होते हुए हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं, बट दीज आर हाईली इंटरेस्टेड पीपल। ओके, चलो अब कौन सा रह गया, नहीं पहला वाला नहीं हुआ बेटा, लेस इंटरेस्ट वाला नहीं हुआ, जिनका लेस इंटरेस्ट है और हाई पावर है क्या बोल सकते हैं इसमें, लेस इंटरेस्ट, पापा वाला एग्जाम्पल है ना, हाई पावर एंड लेस इंटरेस्ट। शादी के बाद ऐसा हो जाता है, बीवी के पास पावर सारी चली जाती है, बीवी का इंटरेस्ट 1 रुपए का नहीं रहता वैसे, मतलब मेरी जैसी बीवी का, दूसरों की बीवी, नॉर्मल बीवियों का तो रहता है, मेरा इंटरेस्ट तो पढ़ाने में रहेगा, मेरा तो इंटरेस्ट पति में रहेगा ही नहीं। तो मेरे जैसी जो वुमेन्स है वो यहाँ पे फॉल करती है ना, वक्त नहीं बताएगा बेटा, यही तो हमारी लिमिटेशन है, यही हमारी लिमिटेशन है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, सही बोल रहा है। तो तुम्हें एसएम क्लासेस का मैं नाम लूँ तो तुम मजे लेते हो, मेरी शादी का मैं नाम लूँ तो तुम मजे लेते हो, और अगर तुम आंसर लिख के नहीं आए ना एग्जाम में फिर मैं तुम्हारे मजे लूंगी। हाँ, और मेंटली की स्पेलिंग की तुम ठीक लिखाना, बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, स्टार्टिंग में बताया ना मैंने कि ये टॉपिक पहले नहीं था, ये टॉपिक इसी बार ही आया है। हाँ, और हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 4 नंबर के लिए बिल्कुल आ सकता है। आप इस बात को समझो कि जो 4 पॉइंट मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये 4 पॉइंट प्लस जो डायग्राम मैंने आपको ये दिखाया है स्क्रीन पे, ये 4 बॉक्स वाला, ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम विद दिस, एंड आपको मैं बताती हूँ एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ, याद करने के लिए आसान रहेगा। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है किसने दिया था, पूरा नाम बताओ, अबू ग्रे, हाँ मेंडलियो, राइट। और कब दिया था ये मैट्रिक्स, कब दिया था ये मैट्रिक्स पता है, जब तुम्हारी मैम पैदा हुई थी। अब याद रखना क्योंकि तुम्हें मेरी चीजें बहुत याद रहती है ना, तुम्हें एसएम क्लासेस याद है, तुम्हें मेरी शादियां याद है, तो तुम्हें ये भी याद रहेगा। हाँ, तो याद रखना, समझो कि अगर अगर इसने मैट्रिक्स 91 में दिया है, तो मैं उस टाइम पे पैदा हुई थी और इसने मैट्रिक्स दिया था और आज मैं उसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ऐसे करके याद रखना तो भूलोगे नहीं। तो स्कैम से याद रख लो, या फिर क्या बोलते हैं 1991 में इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी
यस, दैट वाज अ रिवॉल्यूशनरी ईयर 1991। उसको बहुत लोग याद रखते हैं। चलो, या चलें आगे। ओके, सो ये आदमी ने 1991 में ये मैट्रिक्स दिया, और इसने ये मैट्रिक्स डेवलप करके ये बताया कि भाई कौन लोग ज्यादा पावर रखते हैं, कौन लोग कम पावर रखते हैं, किससे आपको प्यार भरी बातें करनी है, किसको आपको सिर्फ इन्फॉर्म करके रखना है, किससे आपको कंसल्टेंसी लेनी है, किसके साथ में आपको बॉन्ड अच्छा रखना है, एंड हिसाब से आप सबको संभालोगे। अब सास होती है लड़की की, अथॉरिटी पूरी है उसकी, राइट, अथॉरिटी पूरी है उसकी। और इंटरेस्ट कैसा है? बिल्कुल लो, ना के बराबर। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस एंगल में जा रहा है, अथॉरिटी पूरी है उस औरत की। चलो। मैं शादी पता है मैं शादी वाला एग्जाम्पल क्यों लेती हूँ? ताकि ना आप लोगों को याद रहे ना, आप मजाक मजाक में सब सीख जाओ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे भारती सिंह जो है, भारती जो कॉमेडियन है, वो अपने ऊपर एग्जाम्पल लेती है, मोटापे के ऊपर एग्जाम्पल लेती है। वो अपने आप को खुद हाथी बोलती है ना, कि क्या बोलते हैं, अपना मजाक उड़ाती है, तभी ऑडियंस भी हंसती है, खुश होती है। तो मैं भी यही सोचती हूँ, अपना मजाक उड़वा के मैं तुम्हें कुछ याद करा दूं। चलो, तुम्हें मेरी जन्म तिथि से कुछ याद रहेगा कि हाँ चलो 1991 में ही मैट्रिक्स आया था, चलो ये याद ही रह जाएगा, मेरे एग्जाम्पल से याद रह जाएगा। ओके। और अगर तुम एग्जाम में, क्योंकि ये नया नया मैट्रिक्स बेटा लॉन्च हुआ है, अगर आप एग्जाम में लिटरली पापा वाला एग्जाम्पल भी लिख दोगे ना, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज आपकी टेस्टिंग पता है किस बेसिस पे हो रही है, कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो कॉन्सेप्ट जब आप लिख के आओगे, वो आपकी इस बात को बहुत ज्यादा महत्व देगा कि यार अच्छा, इस बच्चे को कम से कम कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, तभी तो वो एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल कौन दे सकता है? जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ना, वो कंटेंट रट्टाफिकेशन वाइज लिख के दे देता है। तो अगर आप एग्जाम्पल फ्रेम करके दे रहे हो वहाँ पे, कोई बात नहीं, आप गर्लफ्रेंड का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आप पापा का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप मम्मी का एग्जाम्पल दे सकते हो, मोहल्ले वाले का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मत दे के आना, बस मेरा एसएम क्लासेस मत दे के आना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब भी कोई जैसे ये एक समझो, ये सी फाइनल का टॉपिक था, ठीक है, और ये उठ करके सी इंटर में आया है, तो ये एक हाई लेवल टॉपिक है। तो जब भी कोई हाई लेवल टॉपिक ऐड किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि एटलीस्ट पहले आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दे। तो क्या होगा, वक्त के साथ शायद 3-4 अटेम्प्ट के बाद में केस क्वेश्चंस आ जाए इसके ऊपर, बट अभी एटलीस्ट 2024 के अंदर जो 2 अटेम्प्ट ही वाले हैं, मई और नवंबर, उसमें तो इस पर बेस केस बेस क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, अगर उनको पेपर आसान रखना है तो। फोर्थ वाला कौन सा है, जिसमें हाई इंटरेस्ट है और लो पावर है? तो कस्टमर की पावर तो लो ही होती है, और इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट हाई है कि लो है? हाँ, तो फिर हाई इंटरेस्ट हो गया, तब हम उसे यहाँ प्लेस कर देंगे 3 वाले में। और मान लो अगर कस्टमर ऐसा है, जो जैसे कि हमने पढ़ा कि उसको ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, जिसका प्राइस कम हुआ उधर फुदक लिया, तो फिर अलग है। प्रैक्टिकली पता है सिनारियो बहुत अलग है, मैं सच्ची बता रही हूँ, प्रैक्टिकली सिनारियो बहुत अलग है। एंड सीए फाइनल्स के अंदर इसमें ना केस स्टडी ही आती थी। वो आपको ना सिनारियो बताते थे, कस्टमर इतने परसेंट वाले हैं, शेयर होल्डर्स ये है, सबका ना बताता था वो। एंड फिर जो था ना, फिर आप प्लेस करते थे और फिर मैट्रिक्स ड्रॉ करते थे। लिटरली केस स्टडी होती, लिटरली सीए फाइनल के। बट राइट नाउ कि आपके लेवल पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और क्या बोलते हैं, एज आई एम दी आई से फैकल्टी, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मई नवंबर के लिए आप सेफ हैं। ठीक है, सिर्फ थियोरटिकली। क्या पूछना चाह रहा है तू? कस्टमर फोर्थ वाले में आएगा। हाँ, आगे। ठीक है। हाँ, कैटेगरी बदल जाएगी, थर्ड में आ जाएगा वो। भाई
तुमने फोर्स में जब प्लेस किया उसको, फोर्स में क्या है उसके पास? कस्टमर, सुनो, नहीं तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। कस्टमर, कस्टमर जो है दैट इज अ पर्सन विद लो इंटरेस्ट एंड लो पावर। ओके, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड नाउ अगर कस्टमर आपके अकॉर्डिंग 50% पे जाता है तो वो लो, तो वो बंदा जो है वो लो पावर विद हाई इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यस, अभी क्लियर हो गया? सेल वाइज मैं वही तो कह रही हूँ, तुम समझो इस बात को कि प्रैक्टिकली सिनेरियो अलग है। मैं शेयर होल्डर्स की बात पे भी आपको समझा चुकी हूँ, उनका प्लेसमेंट्स भी हिल सकता है पूरा का पूरा। मोहल्ले वाला अगर तुम्हारे घर की चाची बन जाए तो वो हिला सकती है ना। मोहल्ले वाली तुम्हारी चाची बन जाए। अभी एक ही बात चल रही थी रिश्ते की, मेरी जगह एक रिश्ते की बात चल रही थी, रिश्ते की बात चल रही थी, सुनना, तुम्हें रियल एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसका दोस्त, लड़के का दोस्त, उस दोस्त की 4 साल पहले डेथ हो चुकी है। दोस्त की मदर, दोस्त की मदर, उसकी मदर, दोस्त की दादी, उसकी दादी, दोस्त की बहन ऑस्ट्रेलिया रहती है, दोस्त की बहन ऑस्ट्रेलिया रहती है, और बहन की बेटी, यानी कि जो बहन ऑस्ट्रेलिया रहती है उसकी बेटी अपनी ग्रैंड मदर के साथ इंडिया में रहती है। तो वी वर प्लानिंग फॉर द रोका टू हैपन। तो ही मेंशन्ड मेरी दोस्त की ग्रैंड माँ वेलकम, मेरे दोस्त की बहन की बेटी वेलकम इन रोका। अब मेरे लिए तो मेरे दोस्त रोके में नहीं आ रहे, पर उसके लिए उसकी दोस्त की बहन भी, मतलब दोस्त के बहन की बेटी तक रोके में आएगी 5 साल की। बताओ, यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या हुआ, रोका तो, रोका जो है वो तो अपने अपने लोगों में होता है ना, बट आप अपना किस किस को मान रहे हो? उसने तो दोस्त की बहन की बेटी को भी अपना मान लिया, 5 साल की बेटी वो भी रोके में आएगी। सो रियल लाइफ में ना, रियल लाइफ में द रियल लाइफ में मैट्रिक्स हर एक में, दिस इज नॉट अ स्टबन मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स क्यों ड्रॉ करते हो बेटा? मैट्रिक्स कभी भी कोई स्टबननेस नहीं दिखाता। मैट्रिक्स, ये जो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ रहे हो ना, ये दिमाग का काम है। आप इसको, आप, मैं आपको ना ये नहीं सिखा सकती, ये फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट नहीं है कि ये, कि मैंने आपको ये सिखा दिया और ये ऐसे हो जाएगा। ये दिमाग बेस्ड कंटेंट है। आपको पहले रिश्ता समझना पड़ेगा। अच्छा, इतना गहरा रिश्ता है कि दोस्त जो है मरते मरते अपने माँ बाप बेटी की जिम्मेदारी इसके हाथों में सौंप के गया था और ये इस जिम्मेदारी को इतना बड़ा मान रहा है। ओके, दोस्त की बरसी, हाँ, दोस्त की बरसी होती है 5 मई की और शादी तय हो रही है 10 मई की। तो जी बरसी वाले महीने में शादी नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट देयर देयर डायरेक्ट रिलेशन स्टेक होल्डरशिप इज ना। और हमारे लिए मेरे पापा फोन करके बोल रहे, मतलब दोस्त मर गया, वो भी 4 साल हो गए, ये भी नहीं कि इमीडिएट बरसी है। और तो और वो दोस्त मरा तो 5 तारीख थी, हम शादी 10 तारीख में करना चाह रहे हैं, आप उस महीने में ही शादी नहीं करोगे? वाह, आपकी तो इंटरेस्ट के दाद देनी पड़ेगी। अभी तुम समझे मेरी बात? रियल लाइफ में थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, दैट इज व्हाई वी मेक दिस मैट्रिक्स एंड देन वी प्लेस देम। बट यस, एग्जाम्पल लेबर, सम थिंग्स आर फिक्स्ड। लेबर है, अब लेबर को तो कभी भी हम पावर नहीं देंगे ना, ये तो फिक्स ही है कि इनके पास तो कभी पावर नहीं आएगी, हाई पावर तो कभी नहीं आएगी ना। तो कुछ रिश्ते दे आर फिक्स, बट कुछ दे डिपेंड्स, ये आपको दिमाग से प्लेस करने पड़ते हैं। इसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं एंड इसी से आगे लाइफ चलती है। ओके, चलो, फिर यहाँ पे मेरे शादी का ही एग्जाम्पल देना पड़ा मुझे। ओके मैम, अब आईसीए के मॉड्यूल पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो आईसीए के मॉड्यूल के हिसाब से जैसे अमन बोल रहे हैं, आईसीए के मॉड्यूल में मैम कीप सेटिस्फाइड में कस्टमर दे रखा है, तो जो आईसीए के मॉड्यूल में दे रखा है हम करेंगे वही बेटा। बट मैं तुम्हारी आंख नाक कान खोल रही हूँ। मैंने आपको बताया आईसीआई ने किस शेयर होल्डर्स दे रखे हैं हाई पावर हाई इंटरेस्ट में,
बट मेरे अकॉर्डिंग कहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, बट वो क्या मेरे अकॉर्डिंग हाई पावर हाई इंटरेस्ट में नहीं जा रहे, वहां पर भी जा सकते हैं। आपकी सोच है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके दिमाग पे डिपेंड करती है कि कहाँ आपको बेचना है। अब बात समझ में आई है, बोलो हाँ कि ना। कंज्यूमर्स तो मेनली तो क्या होते हैं ना, व्यूअर्स होते हैं, बट कंज्यूमर कब आपकी पावर ले जाए कुछ नहीं पता। अगर मान लो एसएम क्लासेस की बात करूं, तो कंज्यूमर्स ही तो एसएम क्लासेस को चला रहे हैं। अगर मेरी सेल्स ही नहीं हुई तो क्या है कि एसएम क्लासेस, वही बात है। ओके, तो चारों पॉइंट खत्म हो गए हमारे। यहाँ पे कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझे तो बताओ। आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करना है, आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये डायग्राम जो है ये बताना है। डायग्राम से पहले आप बताओगे मैट्रिक्स किसने दिया, जल्दी बताओ किसने दिया। यस, AUBREY, राइट। एंड मेनलो की स्पेलिंग बताओ, MEN मेन, डेलो DELOW। कब दिया, जब मैम पैदा हुई तब दिया, 1991 में दिया। ठीक है, मेंडलियो ने क्या कहा, मैं क्या करूंगा, मैं स्टेक होल्डर्स की प्लेसमेंट करूंगा। इस प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, इस प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, राइट। और जिसकी जो प्लेसमेंट होगी फिर उससे उस अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाऊंगा। तो उसने बताया हमारी जो प्लेसमेंट होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन टू एस्पेक्ट्स, पावर एंड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आप लिखोगे बेस्ड अपॉन दीज टू एस्पेक्ट वी हैव फोर क्राइटेरियाज, और वी कैन से द फोर बॉक्सेस। पहला बॉक्स हाई, जो भी आपको लिखना है, हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, जैसे चार बॉक्स आपने चार चीजें बता दी। फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे, फिर आप बोलोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ दी अबव। फिर आप जो आपको स्टडी मैट में यहाँ दे रखा है ये चारों पॉइंट एज इट इज आप लिख कर आओगे। इसमें कोई कंटेंट कम नहीं होगा, सेम कंटेंट रहेगा। और फिर उसके बाद हर एक में आप एग्जाम्पल पुट करके आओगे। एग्जाम्पल आप ऐसा पुट कर दो जिसमें कि आपको तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब जैसे एग्जाम्पल एम्प्लॉय वाला पार्ट है, एम्प्लॉय वाला पार्ट है, इसमें जो है लो पावर हमेशा रहेगी और इंटरेस्ट हाई है। तो ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, आपको भी सेटिस्फाई कर रहा है एग्जाम्पल, मेरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है एग्जाम्पल। तो इसमें ये एग्जाम्पल आप जो है याद करो। तो हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख कर आना होगा। एंड देखो लास्ट, अब मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना सब चीज चेंज होगी, देखो और इसने लास्ट में क्या लिखा वही आपको भी लिख के आना है। An important thing that strategists should be aware of is the importance to remember that environment is dynamic, and कोई भी चीज कभी भी हो सकती है। and देखो that can cause stakeholders to suddenly move between the quadrants। इसका मतलब क्या हुआ प्रत्युष, कि एनवायरमेंट डायनामिक है और हमारे जो स्टेक होल्डर्स है वन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि बॉक्स, हम उनको एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में लेके जा सकते हैं। हो गया ना इस लाइन से प्रूफ, बताओ। मैंने तो नहीं बोला बट इस लाइन से प्रूफ करके इसने खुद ही बोल दिया। अगर मैं आपको डे वन से बोलती देखो नहीं 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 ये यहीं पर ही फिक्स होगा, ये यहीं पर ही फिक्स होगा, तो फिर ये लाइन आके कचरा कर देती ना। बट आज आपको ये समझ में आ गई कि यस देयर कैन बी द शिफ्टेज बिटवीन द ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन बिटवीन द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है बेटा, बॉक्स। आप वर्ड बॉक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। किसका, ऑब्रे मेदलियो, ले, हाँ साफ साफ लिख देती हूँ। हाँ एल मेंडलो कर लो, इजी रहेगा, ये लो एल मेंडलो कर लो। और मैं साफ लिख देती हूँ बेटा, अगर आपको लगता है तो। ए 1991 में, इन द ईयर 1991। हाँ ये सब पढ़ाई करके तुमको दे रही हो, और याद भी हो जाएगा तुमको ईयर। अब देखो इससे कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला, इससे कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, आई टेल यू, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये किसने दिया था ये मैट्रिक्स। ओके, तो आप प्रिपेयर हो जाओ कि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आ सकता है मैक्स मैंने आपको वो भी करा दिया।
केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इट विल बी ए डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलेगा वो क्वेश्चन? बोलेगा भाई मुझे तो मैट्रिक्स दे दो, कौन सा मैट्रिक्स? मेंडलीव मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का दूसरा नाम और भी है, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स। इसको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो ना, तो मैं ऐसा बोलती हूँ, घर वालों का एनालिसिस मैट्रिक्स, किसको कितना मुझे इम्पोर्टेंस देनी है। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, हाँ वो भी बोलते हैं, क्योंकि पावर जो है बेटा वो वाई एक्सिस पे चली जाती है और इंटरेस्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे चला जाता है, तो इसको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कई लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स मैपिंग इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, डन। तो अभी मुझे बताओ कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो। तो अगर मेरे को प्रत्युष कोई मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे घूमी घूमी जाना है, मेरा प्रोजेक्ट है एक, तो मुझे इस प्रोजेक्ट को में सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना पड़ेगा? सेकेंड बॉक्स है, बिकॉज दोज आर द की प्लेयर्स। और सबसे कम ख्याल किसका रखना पड़ेगा? थर्ड बॉक्स का, बिकॉज उनका कोई लीस्ट ही फर्क पड़ता है मेरे प्रोजेक्ट से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होता है बेटा, तो कंपनी को इनका ख्याल इसका ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है, और जो बॉक्स नंबर 3 के होता है उसका ख्याल सबसे कम रखना होता है। एंड दैट इज व्हाट द होल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल इज। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। चलो मैं पूछती हूँ। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको मुझे बताना है स्टेटमेंट सुन के कि वो कौन से बॉक्स यानी कौन से क्वाड्रेंट पे फॉल करते हैं। राइट? ओके, मेरी स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से। These are actively involved in the decision making and have power to terminate a project if they are dissatisfied. I repeat, these are actively involved in the decision making and they have the power to terminate a project if they are dissatisfied. Pakka? Okay. Next, with the support of these people, it is ensured ओके, मैं भी पिन कर लेती हूँ अपने आप को भाई। ओके, these are the players who basically makes ensured that the organizational goals are achieved with their support. हिंदी में बताती हूँ, ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकते हैं सिर्फ इनके ही सपोर्ट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट? हाई पावर एंड लो इंटरेस्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आपको हाई पावर की बू आ रही है, बट इंटरेस्ट के लिए एब्सेंट है। इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं की गई ना, जब एब्सेंट है तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों हो सकते हैं ना, जब तक मैं इंटरेस्ट की बात ना करूं तो। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आएगा। अथॉरिटी जो है दे रखी है, इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, यानी कि मैंने कुछ नहीं बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है
कि एक बंदा है, उसका नाम है बॉब द बिल्डर, ठीक है। सो बंदे का नाम है बॉब द बिल्डर। बॉब द बिल्डर, ही दिस पर्सन इज इन्वॉल्व into the regular meetings of the companies. He is the person who has full interest in the company's growth. Now 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 that person retires from the company. Now that person retires from the company and doesn't have any interest anymore. But Bob the Builder continues to consume, continues to consume the goods of the company. Consume the goods of the company. आगे, अरे पूरी बात सुन लो, आगे पूरी बात सुन लो। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो बंदा वहां से रिटायर हो जाता है बट अपने गुड्स कंज्यूम, बट उस कंपनी के गुड्स कंज्यूम करता है, ठीक है। आगे सुन लो, आगे सुन लो, तो कंजम्पशन पे आ जाता है, गुड्स के यानी कस्टमर बन जाता है। आगे सुन लो। Now the customer, now as a customer, he believes that he doesn't have any interest, or he is not interested into the company as a whole. Rather, he has so many substitutes available. In which box you will place Bob the Builder? जल्दी बताओ, थर्ड पक्का कर दो लॉक। रीजन बताओ। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा सीए फाइनल की बुक से, नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछा, तुमने जवाब दे दिया। ऐसा ही क्वेश्चन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, डन है। एक क्वेश्चन और भी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताना स्टेक होल्डर का नाम क्या है, ठीक है। स्टेक होल्डर का नाम क्या है? आपने बताया ना, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, है ना। कंज्यूमर भी स्टेक होल्डर होता है, लेबर भी स्टेक होल्डर होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टेक होल्डर कौन है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है, तो आपको बताना स्टेक होल्डर कौन सा है ये वाला। तो क्वेश्चन ये है, ये ऐसे स्टेक होल्डर में से एक है जिनका की कंपनी में पावर तो ना के बराबर होता है, बट इनको उम्मीद होती है कि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो इनको खूब सारा बोनस मिल सकता है। बोनस, एम्प्लॉयज, यस, एम्प्लॉयज इज द राइट आंसर। अगर मैं बोलूं कि आपके अंडरस्टैंडिंग प्रोस्पेक्टिव से, तो आई गेस कि आपको जो मेंडली मैट्रिक्स है कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी होगी, बहुत ही छोटा सा ही, इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात आपको लगी नहीं होगी। ओके, चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन, बस अगर आपने मुझे इसका जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगी। एक बंदा था, उस बंदे का नाम है मोटा शाम। मोटा शाम ने मेंडली मैट्रिक्स ड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड आफ्टर few months he believed that there needs to be a change in the placement of the few stakeholders into the matrix. Then he requested his boss to make changes in the quadrant. But the boss, उसने मना कर दिया कि नहीं, मेंडली मैट्रिक्स एक बार बन गया तो बन गया, कम से कम एक साल तो टिको मैट्रिक्स के ऊपर। तो क्या बॉस ने सही किया या फिर नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो एनवायरमेंट चेंज होता है, एनवायरमेंट डायनामिक होता है, एंड देयरफॉर द स्टेक होल्डर्स प्लेसमेंट इज ऑल्सो डायनामिक। दे कैन ऑल्सो वेरी बिटवीन द क्वाड्रेंट्स। तो क्या उसके बॉस का जो पर्सपेक्टिव है वो सही है? नहीं, उसका पर्सपेक्टिव सही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, जो उसके बॉस ने कहा कि नहीं कम से कम एक साल तो चलाओ, क्या ऐसे भी कुछ बोला गया है मेंडली मैट्रिक्स के अंदर कि एक साल भर तक चलाना पड़ेगा? नहीं, राइट।
वेरी गुड। जबकि इन्वायरमेंट रिजिड नहीं है, चाहे वो साल भर की बात क्यों ना हो, साल भर भी हम रिजिड नहीं रह सकते हैं। तो बस ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंग है विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जो कि आपने क्लियर कर ली। डन 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 डन। सो वी आर डन विद 98% ऑफ द चैप्टर। अगर आप मुझे बता दें तो मेरे हिसाब से क्लास ओवर होती है। आप मुझे बता दें तो बेटर रहेगा कि एनी टॉपिक विच इज लेफ्ट, तो हम अगली क्लास में वो टॉपिक प्लस माइंड मैपिंग कर लेंगे। 3.3 is left। 3.3 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ये लेफ्ट है बस, और बाकी सब हो चुका है। है ना, बाकी सब हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है, यानी कि परसों की क्लास में हम माइंड मैपिंग करेंगे, इस चैप्टर को एक बार समझेंगे, पूरा ब्रीफ आउट करेंगे। आई होप कि आपको पता है कि माइंड मैप क्या होता है, राइट। एंड मैंने कल के लिए आपको एक प्रॉमिस कर रखा था फॉर द एक्स्ट्रा क्लास। तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा क्लास में मैंने क्या प्रॉमिस किया था? अपन रिविजन करने वाले हैं, राइट। चैप्टर नंबर 2 की मेगा रिविजन होएगी। तो क्लास जो है वो सेम टाइम पे ही रख दूं, 5:30 बजे ही। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ कि अगर 8 बजे का हो गया तो 8 बजे। कल क्या है शालिनी? शादी का फंक्शन तो नहीं है ना? नहीं, फिर तो हमारी क्लास में अलाउड ही नहीं जाना। हमने नहीं हो रही है, तभी तो मैं खुश हो रही हूँ। नहीं नहीं, इन दैट पर्टिकुलर केस, व्हेन आई थिंक कि मुझे सीरियसली लगता है कि नहीं यार भाई, ऐसे इंसान के पल्लू चलना, पल्लू बंद के चलना, जो इंसान मुझे इंडिपेंडेंस नहीं देता है, तो बेटर कि मैं ऐसे ही बहुत अच्छी हूँ। बिकॉज आई नो माई कैपेबिलिटीज। किसी और को नहीं पता होगा कि मैं कितने चमत्कार कर सकती हूँ। एंड मैं तुम्हें बता रही हूँ कि 2024 न्यूमरोलॉजिकली, आज जनवरी के महीने में हम खड़े हुए हैं। न्यूमरोलॉजिकली मैं तुमको बताती हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि हर टेलीग्राम ग्रुप पे और हर एक की जबान पे सोनाली मैम नहीं आ गया, तो मेरी न्यूमरोलॉजी खत्म कर दूंगी मैं। मेरी न्यूमरोलॉजी, मैं ये बोल रही हूँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, दिस ईयर विल मेक मी मोर पॉपुलर। मे बी आई एम नॉट इन, मे बी फाइनेंशियली मैं ऊपर ना जाऊँ, बट पॉपुलरली वाइज, पॉपुलरिटी वाइज मैं ऊपर जाऊंगी। दिस इज माई प्रिडिक्शन फॉर दिस ईयर। नहीं, चलो ओके, लेट अस वाइंड अप दिस क्लास। एंड कल एक्स्ट्रा क्लास होगी तुम्हारी ट्यूसडे को, तो टाइमिंग मेल पर आ जाएगा। ओके, चलिए, ओके। ठीक है।